हेलो फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो में एनिमल न्यूट्रिशन के पार्ट 5 के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट के क्लासिफिकेशन के बारे में। इसमें 4 टाइप की क्लासिफिकेशन है। पहला है मोनोसैकेराइड, दूसरा है डाइसैकेराइड, तीसरा है ट्राइसैकेराइड, चौथा है पॉलीसैकेराइड। अब बात करते हैं मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल कौन कौन से। मोनोसैकेराइड के एग्जाम्पल हैं 2 टाइप के हैं। एक पेंटोस शुगर है, दूसरी हेक्सोज शुगर है। जो पेंटेस शुगर होती है उसका एग्जाम्पल है राइबोज, डीऑक्सी राइबोज, जाइलोज एंड एराबिनोज है। जबकि हेक्सोज शुगर के जो एग्जाम्पल हैं ग्लूकोज हो गई, गैलेक्टोज हो गई, फ्रैक्टोज हो गई, मैनोज हो गई। अब सेकंड है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में भी है सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, सेलबायोज है। सुक्रोज में ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज होता है, लैक्टोज में ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज होता है, माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है, सेलबायोज जो होती है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होती है। नोट माल्टोज में जो होती है वह अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाई जाती है। जबकि सेलबायोज में क्या होती है, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। नेक्स्ट है ट्राइसैकेराइड। ट्राइसैकेराइड का एग्जांपल है रैफिनोज। इसमें 3 शुगर होती है, ग्लूकोज होती है, गैलेक्टोज होती है, फ्रैक्टोज होती है। नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में है होमोपॉलीसैकेराइड, दूसरा है हेट्रोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड में से सेल्यूलोज हो गई, ग्लाइकोजन हो गया, स्टार्च, डेक्स्ट्रिन हो गया। जबकि हेट्रोपॉलीसैकेराइड में हेमीसेल्यूलोज, काइटिन और पेक्टिन होती है। अब हम लोग बात करते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के। सबसे पहले हम लोग रूमिनेंट और नॉन रूमिनेंट में बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट का एंड प्रोडक्ट रूमेन में होता है वोलेटाइल फैटी एसिड, जबकि नॉन रूमिनेंट में ग्लूकोज होता है। अब कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करते हैं तो रूमिनेंट जो रूमिनल वाल होती है उसमें पैसिव डिफ्यूजन होता है, जबकि जो नॉन रूमिनेंट होते हैं उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में एक्टिव फॉर्म में एब्जॉर्प्शन होता है। अब प्रोटीन के एंड प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं तो रूमिनेंट में अमीनो एसिड में बनता है और नॉन रूमिनेंट में भी प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट अमीनो एसिड ही बनता है। अब प्रोटीन के मतलब एब्जॉर्प्शन के साइट के बारे में बात करते हैं तो रूमिनेंट में स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है इलियम में होता है, जबकि नॉन रूमिनेंट में ड्यूडेनम और जेजुनम के मतलब इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ड्यूडेनम जेजुनम पार्ट में होता है। अगर फैट के डाइजेशन के एंड प्रोडक्ट की बात की जाए, रूमिनेंट के केस में फैटी एसिड बनता है, नॉन रूमिनेंट के केस में भी सेम फैटी एसिड ही होता है। अब प्रोटीन के साइट के एब्जॉर्प्शन की बात करें तो रूमिनेंट के केस में इस जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें प्रॉक्सिमल जेजुनम में एब्जॉर्प्शन होता है, जबकि नॉन रूमिनेंट में स्मॉल इंटेस्टाइन के भी सेम वही होता है, प्रॉक्सिमल जेजुनम में ही होता है। अब मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। इसमें जो ग्लूकोज नेट गेन एनर्जी प्राप्त होती है ऑक्सीडेशन के 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस से, तो वो जो ग्लूकोज का अगर ऑक्सीडेशन होता है एरोबिक कंडीशन में तो 38 ATP बनती है। अगर ग्लूकोज के एनारोबिक कंडीशन में ऑक्सीडेशन होता है तो 2 ATP बनती है। ग्लाइकोजन के एरोबिक ऑक्सीडेशन से 39 ATP बनती है, जबकि ग्लाइकोजन के एनारोबिक कंडीशन में 3 ATP बनती है। जो ग्लिसरॉल होता है, ग्लिसरॉल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो 22 यानी कि 22 ATP बनती है। एसीटेट जो वोलेटाइल फैटी एसिड होते हैं उससे 10 ATP बनती है। प्रोपियोनेट में 17 ATP बनती है। ब्यूटायरेट में 25 यानी कि 25 ATP बनती है। पाल्मेटिक एसिड में 129 ATP बनती है। फ्रेंड्स, ये ATP ही आपको याद करना है कि जैसे पूछ लेता है एसीटेट, प्रोपियोनेट, ब्यूटारेट में ATP का रेशियो क्या है, तो आपको याद रखना 10:17:25 होता है। अब हम इसके कॉमन प्रिकर्सर के बारे में बात करते हैं। पहला है ग्लूकोज। ग्लूकोज का कॉमन प्रिकर्सर क्या होता है, प्रोपियोनेट होता है। विटामिन सी का प्रिकर्सर क्या होता है, हेक्सोज शुगर होती है। कोलेस्ट्रॉल के अगर प्रिकर्सर की बात की जाए तो इसमें एसिटाइल कोएंजाइम होता है। विटामिन डी और ऑल स्टेरॉइड हार्मोन लाइक जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, प्रोजेस्टेरॉन हो गया,
इनके प्रिकर्सर की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रिकर्सर की बात करें तो आर्किडोनिक एसिड होता है। थायरॉक्सिन, नेक्स्ट है थायरॉक्सिन या कैटेकोलामिन का जिसमें एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन का प्रिकर्सर होता है। टायरोसिन, नियासिन या निकोटिनिक एसिड का प्रिकर्सर होता है। ट्रिप्टोफैन, ये फ्रेंड्स आपको याद करना है। अब नेक्स्ट है रूमनल माइक्रोबायोलॉजी। रूमनल माइक्रोबायोलॉजी में पहले इंडेक्स और रूमनल इकोसिस्टम की बात करते हैं। सबसे पहले रूमनल पीएच की अगर बात करते हैं तो रूमनल पीएच जो होती है 6.5 से 6.8 होती है। इसका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 39 डिग्री सेल्सियस होता है। इसमें जो गैस प्रोड्यूस होती है रूमेन में CO2 और मीथेन होती है। इन दोनों का जो रेशियो होता है 65:35 होता है। वोलेटाइल फैटी एसिड का जो रेशियो होता है इसमें एसीटेट, प्रोपियोनेट, ब्यूटारेट होता है। तो ये इनका जो रेशियो होता है 65:20:10 होता है। रूमनल माइक्रोबियल पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो जो बैक्टीरिया की है पॉपुलेशन 10 या 11 है, जबकि प्रोटोजोआ की 10 है। फंगाई की है 10 बैक्टीरियोफेज की है 10 रूमनल बैक्टीरिया में बात की जाए तो सबसे ज़्यादा ग्राम नेगेटिव और ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जबकि रूमनल प्रोटोजोआ में सबसे ज़्यादा सीलिएट टाइप के प्रोटोजोआ पाए जाते हैं। रूमनल फंजाई में मोस्टली फ्लैजिलेटेड टाइप की फंगस पाए जाते हैं, जो कि रूमनल बैक्टीरियोफेज होते हैं। ये क्या करते हैं, जो एक प्रकार से वायरस होता है, ये क्या करता है, जो बैक्टीरियल सेल वॉल होती है उसको लाइसिस करता है। अब नोट में बात करते हैं डिफिनेशन के बारे में बात करते हैं। डिफिनेशन क्या होता है, इसमें प्रोटोजोल सेलेक्टिव रिमूवल ऑफ प्रोटोजोल फ्रॉम रूमनल इकोसिस्टम। रूमनल इकोसिस्टम से जो सेलेक्टिव प्रोटोजोल होते हैं उसको रिमूव करने की प्रोसेस को डिफॉर्मेशन कहते हैं। इसमें केमिकल डिफॉर्मेशन यूज जो किया जाता है कॉपर सल्फेट और सोडियम लॉरेल सल्फेट यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं यूजेज ऑफ वोलेटाइल फैटी एसिड प्रोड्यूसिंग ड्यूरिंग रूमनल फर्मेंटेशन। रूमनल फर्मेंटेशन के दौरान जो वोलेटाइल फैटी एसिड यूज किए जाते हैं उसमें पहला है वोलेटाइल फैटी एसिड जो होता है 70% ऑफ रूमनल एनर्जी नीड्स की आवश्यकता होती है। एसीटेट क्या करता है, मिल्क फैट सिंथेसिस का फॉर्मेशन करता है। जो प्रोपियोनेट होता है ग्लूकोनियोजेनिक में मतलब हेल्प करता है, ये मिल्क शुगर को सिंथेसिस करता है। ब्यूटारेट क्या होता है, रूमनल एपिथेलियम सेल कन्वर्ट इनटू बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट है नोट में अगर बात करते हैं हाई रफेज डाइट में क्या होता है, हाई मिल्क फैट परसेंटेज की आवश्यकता होती है, जबकि हाई कंसनट्रेट डाइट में हाई मिल्क यील्ड दिया जाता है। अब रूमनल बैक्टीरिया की बात करते हैं। पहला है टाइप्स ऑफ रूमनल बैक्टीरिया, फिर उसके एग्जाम्पल है। पहला है सेलुलोइड डाइजेशन बैक्टीरिया। कौन से हैं, पहला है फाइब्रो बैक्टीरिया जिसको बैक्टीराइड्स भी कहा जाता है। दूसरा है सक्सिनोजन। तीसरा है रूमनोकोकस एल्बस हो गया, जो मेन ब्लैक से मतलब लिखा गया वो इम्पॉर्टेंट है। जो हेमी सेलुलोइड डाइजेशन बैक्टीरिया होते हैं, ब्यूटारियो विब्रियो फाइब्रो सॉल्वेंस होते हैं। स्टार्च डाइजेशन बैक्टीरिया कौन सा है, ये स्ट्रेप्टोकोकस बोविस है या रूमनो बैक्टीरिया है। नेक्स्ट है मिथाइनोजेनिक बैक्टीरिया, इसमें मिथाइनोबैक्टीरियम रूमिनेशन बैक्टीरिया होता है। शुगर या डेक्सट्रिन के यूटिलाइजेशन के लिए सक्सिनो वेब्रियो डेक्सट्रिनोल सॉल्वेंस होता है। फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इवेल्युएशन ऑफ फीड क्वालिटी, मतलब फीड एनिमल की जो फीड क्वालिटी होती है उसको किस मेथड से इवेल्युएट करते हैं। तो पहला है केमिकल एनालिसिस ऑफ फीड मेथड, दूसरी डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ ट्रायल मेथड, तीसरी है एस्टिमेशन ऑफ एनर्जी कंटेंट, चौथे इवेल्युएशन ऑफ प्रोटीन। ये 4 टाइप से हम मतलब फीड स्टफ को इवेल्युएट कर सकते हैं। तो आइए 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग केमिकल एनालिसिस, फीड के केमिकल एनालिसिस के बारे में बात करते हैं। तो इसमें 2 है, एक वेंडर सिस्टम अप्रोक्सीमेट एनालिसिस है, दूसरा है वन सेट मेथड ऑफ फोरेज एनालिसिस या डिटर्जेंट मेथड ऑफ फोरेज
एनालिसिस के माध्यम। डाइजेस्टिबिलिटी ट्रायल में बात करते हैं तो इसमें भी दो टाइप की होती है। एक कन्वेंशनल टाइप ऑफ डाइजेशन ट्रायल होता है जिसको टोटल कलेक्शन मेथड कहते हैं। दूसरा होती है इन वो डाइजेस्टिबिलिटी मेथड। पहले वाले ये जो कन्वेंशनल वाली होती है उसमें दो टाइप की होती है, एक डायरेक्ट होती है, दूसरी इनडायरेक्ट होती है। इसी को इंडिकेटर मेथड भी कहते हैं। इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल इंडिकेटर यूज किए जाते हैं। इन विवो वाली भी दो टाइप की होती है। पहला नायलॉन बैग या डेक्रान बैग यूज की जाती टेक्निक। दूसरी है इन विट्रो आर्टिफिशियल रूमेन टेक्नोलॉजी यानी कि विवाड टेक्निक यूज की जाती है। ये पूछा जाता है कि डाइजेस्टिबिलिटी में जो विवाड टेक्निक होती है वो कौन से मेथड में की जाती है, तो आपको याद करना इन वो मेथड में करते हैं। नेक्स्ट है मतलब एनर्जी एस्टिमेशन के लिए। एनर्जी एस्टिमेशन के लिए कौन से हैं, इसमें पहला कार्बन नाइट्रोजन बैलेंस टेक्निक यूज करते हैं, दूसरा बम कैलोरी मीटर यूज करते हैं, तीसरा टीडीएन डाइजेस्टिबिलिटी के लिए। टीडीएन ये जो इंडियन पैटर्न है, इंडियन पैटर्न में जो एनर्जी का एस्टिमेशन किया जाता है वो टीडीएन के थ्रू ही करते हैं। फिर नेक्स्ट है फ्रॉम केमिकल कंपोजिशन के आधार पे भी एनर्जी का एस्टिमेशन करते हैं। ये तो एनर्जी एस्टिमेशन हो गई। अब हम प्रोटीन इवैल्यूएशन के बारे में बात करते हैं। तो रूमिनेंट और नॉन रूमिनेंट में पहला है नॉन रूमिनेंट। नॉन रूमिनेंट में जो प्रोटीन एफिशिएंसी रेशियो होता है उसके माध्यम से निकालते हैं। फिर दूसरा है बायोलॉजिकल फ्यूल मेथड से निकालते हैं। रूमिनेंट के केस में डीसीपी के माध्यम से वो करते हैं। फिर दूसरा नाइट्रोजन बैलेंस से इवैल्यूएट करते हैं। तीसरा है प्रोटीन इक्विवेलेंट के आधार पे। अब बात करते हैं इंडिकेटर मेथड ऑफ डाइजेस्टिबिलिटी डिटर्मिनेशन। वो डाइजेस्टिबिलिटी डिटर्मिनेशन के इंडिकेटर मेथड कौन कौन सी उसके बारे में बात करते हैं। पहला इंटरनल इंडिकेटर है, फिर दूसरा एक्सटर्नल इंडिकेटर। इंटरनल इंडिकेटर के एग्जांपल हैं लिग्निन, सिलिका एसिड्स, इनसॉल्युबल एस है। दूसरा है एक्सटर्नल इंडिकेटर। एक्सटर्नल इंडिकेटर के एग्जांपल है क्रोमिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, मैग्नीशियम फेराइड, रेडियो आइसोटोप जैसे कि क्रोमियम, एडीटीए एंड सेरियम है। नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंटल पीरियड ऑफ डाइजेस्टिबिलिटी डिटर्मिनेशन, मतलब कौन कौन से एक्सपेरिमेंटल किए जाते हैं। पहला है प्रिलिमिनरी पीरियड या एडजस्टमेंट पीरियड, दूसरा है कलेक्शन पीरियड। जो प्रिलिमिनरी पीरियड होता है ये 10 से 12 दिन में रूमिनेंट के लिए किया जाता है और हॉर्स और स्वाइन के लिए 7 से 10 दिन में करते हैं प्रिलिमिनरी। ये फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि रूमिनेंट में कितने दिन के लिए करते हैं, 10 से 12, और हॉर्स एंड स्वाइन के लिए 7 से 10। ये आपको याद रखना है। कलेक्शन पीरियड रूमिनेंट्स और नॉन रूमिनेंट दोनों में 7 से 10 दिन के लिए करते हैं। अब स्पेशल पॉइंट की बात करते हैं। इन डाइजेस्टिबिलिटी ट्रायल मेल एनिमल आर प्रीफर्ड ओवर फीमेल बिकॉज इन मेल बोथ फीसेस एंड यूरिन आर कलेक्टली सेपरेटली। डाइजेस्टिबल ट्रायल में जो मेल एनिमल होते हैं उनको प्रीफर किया जाता है फीमेल की तुलना में, और मेल में फीसेस और यूरिन दोनों को कलेक्ट करते हैं। जो कैस्ट्रेटेड मेल होते हैं आर प्रीफर्ड ओवर नॉर्मल मेल। जो कैस्ट्रेटेड मेल होते हैं उसको प्रीफर किया जाता है नॉर्मल मेल की तुलना में। इन द डाइजेस्टिबिलिटी ट्रायल ओनली फीसेस आर यूज्ड बट इन द मेटाबॉलिक ट्रायल बोथ फीसेस एंड यूरिन आर यूज। यदि डाइजेस्टिबिलिटी ट्रायल केवल आपको करना है तो केवल फीसेस यूज किया जाता है, जबकि मेटाबॉलिक ट्रायल में फीसेस एंड यूरिन दोनों यूज करते हैं। इन पोल्ट्री डाइजेस्टिबिलिटी डिटर्मिनेशन इज डिफिकल्ट बिकॉज फीसेस एंड यूरिन आर एक्सक्रीटेड बाय सेम ओपनिंग क्लोएका। पोल्ट्री के केस में मतलब डाइजेस्टिबिलिटी जो होती है उसको डिटरमाइन कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि जो फीसेस और यूरिन होते हैं उनका जो सिक्रीशन होता है वो सेम ही पाथवे से होता है, इसलिए उसमें थोड़ा डिफिकल्टी जाती है। इन पोल्ट्री डाइजेस्टिबिलिटी डिटरमाइन बाई 2 वे सर्जिकली या केमिकली। मतलब पोल्ट्री में डाइजेस्टिबिलिटी अगर डिटरमाइन करना है या तो सर्जिकली कर सकते हैं या तो केमिकली कर सकते हैं। अब हम इसेंशियल अमीनो एसिड की बात करते हैं। तो इसेंशियल अमीनो एसिड जो पिग में होता है लाइसिन होता है, पोल्ट्री में ग्लाइसिन होता है, शिप में मिथियोनिन होता है, कैट में टॉयरिन होता है। ये तो सभी को पता होगा। अब हम लोग इसेंशियल अमीनो एसिड की बात करते हैं कि डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट अमीनो एसिड होते हैं। जो रूमिनेंट्स एनिमल होते हैं उसमें इसेंशियल अमीनो एसिड की जो नंबर होती है वो 0 होती है,
है। जो पिग में होते हैं 8 होते हैं, ह्यूमन में 9 होता है, रैट एंड फिश में 10 होते हैं, पोल्ट्री में 11 अमीनो एसिड होते हैं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है इसेंशियल फैटी एसिड। अगर फैटी एसिड बात की जाए कैट में, तो कैट में आर्किडोनिक एसिड होता है। पिग एंड पोल्ट्री में लिनोलेनिक एसिड होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड की। तो पहला है कीटोजेनिक अमीनो एसिड, इसका एग्जांपल है ल्यूसीन। दूसरा है ग्लूकोजेनिक या कीटोजेनिक अमीनो एसिड के, इसका एग्जांपल आइसोल्यूसिन, लाइसिन, फिनाइलैलानाइन, टाइरोसिन है, ट्रिप्टोफैन है, थ्रियोनिन है। नेक्स्ट है ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड, इसका मतलब सभी ऑल अदर अमीनो एसिड आर ग्लूकोजेनिक, जितने भी अमीनो एसिड सारे ग्लूकोजेन। अब बात करते हैं सीकोट्राफी या सीकोफेजी या सीडोरुमिनेशन। इसमें क्या होता है, इंजेक्शन ऑफ स्पेशली प्रोड्यूस्ड सॉफ्ट जो फेशियल पैलेट होता है, विच आर यूजली प्रोड्यूस्ड एट नाइट इन द डोमेस्टिक रैबिट, जो रैबिट के द्वारा नाइट में यूज किया जाता है। सॉफ्ट पे मतलब जो फीसेस पैलेट यूज करते हैं। इन द कैटल सीकोट्रॉफी बिगिन एट द एज ऑफ 3 वीक्स। जो रैबिट में सीकोट्रॉफी कंडीशन होती है वो 3 वीक से ही स्टार्ट हो जाती है। डोमेस्टिक जो रैबिट प्रोड्यूस करता है हार्ड फिशेज ड्यूरिंग द डे में हार्ड फिशेज यूज करेगा, नाइट में सॉफ्ट फिशेज यूज करता है। इन रैबिट ये सीकोट्रॉफी क्या करती है, जो फूड की डाइजेस्टिबिलिटी होती है उसको डिक्रीज करती है, प्रोटीन यूटिलाइजेशन को डिक्रीज करती है, नाइट्रोजन रिटेंशन को भी डिक्रीज करती है। सीकोट्रॉफी होता क्या है, सीकोट्रॉफी वो चीज़ होती है जिसमें मतलब रैबिट अपने जो फीसेस होता है वह निकालता है और खुद ही खा जाता है, उसको सीकोट्रॉफी बोलते हैं। अब हम लोग इसके कुछ इम्पॉर्टेंट मेटालो एंजाइम्स के बारे में बात करते हैं। कॉपर का मेटालो एंजाइम कौन सा है, कॉपर का साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम होता है, यूरिकेज होता है, सेल्यूलोप्लाज्मिन होता है। ये फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। जो सेलेनियम का होता है ग्लूटाथियोन पेरोक्सीडेज, ये तो सभी को पता होगा। जो जिंक होता है, जिंक का मतलब मेटालो एंजाइम होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है, एल्कोहल डिहाइड्रोजनेज होता है, एल्कलाइन फास्फेटेज होता है। ये होगा। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग मेथड ऑफ ग्रेन की प्रोसेसिंग मेथड के बारे में बात करते हैं। तो इसमें 2 टाइप की प्रोसेसिंग होती है, एक ड्राई प्रोसेसिंग होती है, दूसरी वेट प्रोसेसिंग होती है। तो ड्राई प्रोसेसिंग में आप याद कर सकते हैं 6 टाइप की है। पहला है ग्राइंडिंग, दूसरा है ड्राई रोलिंग, तीसरा है पॉपिंग, चौथा है एक्सट्रूडिंग, पाँचवा है माइक्रो आयनाइजिंग, छठवां है रोस्टिंग। इसमें वेट में है सोकिंग हो गया, स्टीम रोलिंग हो गया, स्टीम फ्लैकिंग हो गया, प्रेशर कुकिंग हो गया, एक्सफोल्डिंग हो गया, पैलेटिंग हो गया, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया। ये हो गया मतलब ग्रेन्स यानी कि कंसनट्रेट की। अब रफेज के बारे में बात करते हैं। रफेज के प्रोसेसिंग मेथड में तो इसमें भी ड्राई है, दूसरे वेट है। तो ड्राई वाले में जैसे बेलिंग हो गई, पहला बेलिंग है, दूसरा फीड चॉप है, तीसरा ग्राइंडिंग है, चौथा पैलेटिंग है, पांचवा क्यूबिंग है, छठवां डिहाइड्रेशन। इन 6 मेथड है। वेट प्रोसेसिंग में ग्रीन चॉप्ड हो गया, सोकिंग, 2 मेथड ही है इसमें। अब नेक्स्ट है मेथड ऑफ इम्प्रूविंग द न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ पुअर क्वालिटी रफेज लाइक स्ट्रा। मतलब हम जो पुअर क्वालिटी रफेज होते हैं जैसे कि स्ट्रा हो गए, उसके न्यूट्रिटिव वैल्यू को इम्प्रूव करने के लिए ये मेथड है। पहला है सप्लीमेंटेशन विथ डिफिशिएंट न्यूट्रिएंट, दूसरा इसका दूसरी मेथड जो है ये है कि हम इसको कैसे वो कर सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसमें सप्लीमेंट कौन सा है, जैसे यूरिया और मोलेसेस ऐड कर सकते हैं, दूसरा साइलेज मेकिंग के थ्रू इसका इम्प्रूव कर सकते हैं, तीसरा सप्लीमेंटेशन विथ ग्रीन फोडर, जैसे लेग्यूम नॉन लेग्यूम जो होते हैं उसको मतलब दे सकते हैं, सप्लीमेंटेशन विथ लेग्यूम एक्स्ट्रा दे सकते हैं, या सप्लीमेंटेशन विथ यूरिया मोलेसेस या लिक्विड सप्लीमेंट भी दे सकते हैं। अब ट्रीटमेंट में बात करते हैं। ये पहला सप्लीमेंटेशन हो गया, दूसरा ट्रीटमेंट हो गई। 2 मेथड हैं जिससे हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। और ट्रीटमेंट में जैसे फिजिकल, केमिकल, फिजियोकेमिकल मेथड, चौथी है बायोलॉजिकल। फिजिकल में जैसे सोकिंग हो गई, चॉपिंग, ग्राइंडिंग, पैलेटिंग,
इरिडिएशन, स्टीम, प्रेशर कुकर वाली जो होती है वो, उससे हम लोग वो कर सकते हैं। दूसरा केमिकल में जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया हाइड्रोक्साइड, ये जितने भी साल्ट हैं या गैसेस हैं, ऑक्सीडाइज, ये इसके माध्यम से भी इम्प्रूव किया जा सकता है न्यूट्रिटिव वैल्यू को। फिजियोकेमिकल मेथड में है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेटिंग के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। बायोलॉजिकल में जैसे एंजाइम, सेल्यूलोज हो गया, वाइट रॉड एंजाइम, इन सब को मतलब इम्प्रूवमेंट किया जाता है। टेम्परेचर, अब नेक्स्ट है टेम्परेचर टाइम प्रोटोकॉल ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट है उसका टेम्परेचर प्रोटोकॉल कितना होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑटोक्लेव का टेम्परेचर कितना होता है, 121 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 LBS फॉर 15 मिनट के लिए होता है। हॉट एयर ओवन का होता है 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 घंटा के लिए। मफल फर्नेस जो होती है 600 डिग्री सेल्सियस होती है 1-2 घंटे के लिए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। मेरी नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ में बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।